हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चली होगी। तो लास्ट टाइम हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चंस को। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लेट थर्ड जनरेशन 1969 एटी एंड टी बेल लैब्स developed the highly influenced multi-user multitasking operating system that eventually become the basis of modern Linux and macOS. What is this called? यहाँ पे बात करिए कि 1969 में जब हमारी बेसिकली लैंग्वेज आ गई थी। ये कौन सा ड्यूरेशन है, जब हम 1969 टू हम बात कर लेते हैं 1972 के बीच में। यहाँ पे क्या था 1969 में, मैंने ये आपको पहले हिस्ट्री की क्लास में भी ये सब चीज़ समझाई थी कि उस टाइम पे हमारे पास एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज में कुछ हमारे पास कमियां थी, उन कमियों को रेक्टिफाई किया। किसने रेक्टिफाई किया? डेनिस रिची ने उसको रेक्टिफाई किया। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं। डेनिस रिची के द्वारा इसको क्या किया था? रेक्टिफाई किया गया था। डेनिस रिच ने इसको रेक्टिफाई किया तो 1972 में एक नई लैंग्वेज उभर के आई। वो कौन सी लैंग्वेज थी? आपकी सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं? मॉडर्न टाइम में हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज हम बोल देते हैं, क्योंकि एक हमारी एक ऐसी लैंग्वेज बन गई थी, बेसिक लैंग्वेज, जिसने क्या किया था, जो एक ब्रिज था किसके बीच में, कि हम जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब हार्डवेयर को कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो हार्डवेयर को प्रोग्राम करने के लिए जो सबसे एफिशिएंट या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज होगी थी, वो कौन सी लैंग्वेज होगी थी? सी लैंग्वेज होगी थी। और ये किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने इसको बनाया था। और जब हम बात करें बी लैंग्वेज के द्वारा, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो शुरुआत में बनना शुरू हो गया था। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था आपके पास बेटा? यूनिक्स था। पर क्या वो जिस पर्सन ने, जो कैन थॉमसन थे, जो एक्चुअल में इसको बना रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, बेसिकली कुछ दिक्कत है। अभी बी लैंग्वेज में क्या है? कुछ ना कुछ कमी है जो इन फ्यूचर भी क्या हो सकता है, बाद में उसको इफेक्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सभी को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं सर? जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका अभी आजकल लेटेस्ट की बात कर लेते हैं तो विंडोज़ आता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड आता है ना। कईयों का iOS, एप्पल है उनका तो iOS आता है। इसके अलावा जिनके पास एप्पल के लैपटॉप या फिर एप्पल का सिस्टम है तो वो मैक ओएस यूज़ करते हैं। वहीं लिनक्स भी आता है, यूनिक्स भी आता है। तो ये सारे हमारे पास क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर को इवेल्युएट करके या फिर आपके हार्डवेयर के थ्रू आपका जो भी टास्क है वो परफॉर्म करके देते हैं हमको। तो यूनिक्स भी क्या था? एक हमारे पास उभरता हुआ जो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सबसे पहले शुरुआत उसकी बी लैंग्वेज में हुई थी, पर उसमें कुछ कमियां थी। तो वो कमियां देख ली थी बाद में डेनिस रिची ने, तो उसने कौन सी लैंग्वेज बना दी? सी लैंग्वेज बना दी थी। तो जैसे सी लैंग्वेज आई तो जो कैन थॉमसन थे, इन्होंने क्या किया था, अपना जो प्रोजेक्ट यूनिक्स था वो बी लैंग्वेज से शिफ्ट करके किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था? सी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि जब आपकी जो थर्ड जनरेशन थी, उसमें एटीएन बेल्टी लैब्स में एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड मल्टी यूज़र था ये हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मल्टीटास्किंग था और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जिसने एक बेस रख दिया था किसके लिए? जो आजकल की लिनक्स या फिर आपके मैक ओएस है उनका एक बेस रख दिया था। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? इसका बेटा नाम था यूनिक्स। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, कहाँ पे यूज़ होता है सी लैंग्वेज, किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सी लैंग्वेज। आप देखेंगे जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको बनाने के लिए सी लैंग्वेज का काफ़ी सारा लिया जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर के थ्रू क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर को काम करवाने के लिए, या फिर हार्डवेयर आप कैसे यूटिलाइज करते हैं उसको बताने का ये काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मैंने बताई दी है। जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़, अगर आप मोबाइल की बात करते हो तो एंड्रॉयड उसका एग्जांपल आ जाता है। अगर इसका आपके पास एप्पल का कोई प्रोडक्ट है या फिर एप्पल का मोबाइल फ़ोन है तो उनको पता होगा, उनके पास iOS चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं अगर आप बात कर लेते हो, जैसे मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है लिनक्स, लिनक्स भी हमारे पास होते हैं। बाकी ये तो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। लिनक्स के हमारे पास क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे हम बोल देते हैं लिनक्स में उबंटू आ जाता है ना। इसके अलावा काली लिनक्स आ जाता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशंस है। मतलब हमारा मेन जो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं ना, मेन जो हमारे पास सिस्टम था वो लिनक्स था। बाकी आगे क्या होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन बन गए कि उबंटू किस कौन यूज़र यूज़ करेगा, काली लिनक्स कौन यूज़र यूज़ करेगा। मतलब एज़ पर द डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बन गए हैं। वैसे आप क्या देखते हो? एंड्रॉयड में देखते हो है ना। जैसे कई बच्चे हैं जो ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं कि उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। उनमें चलता है कलर ओएस। है तो वो एंड्रॉयड ही है, पर उसका नाम क्या है? कलर ओएस है। कई बच्चे किसी और कंपनी का यूज़ करते होंगे, है ना। कई किसी में जैसे कोई जैसे अलग अलग फ़ोन होता है जिसमें कि एक मोबाइल आता है जिसमें वन यूआई करके आता है। तो ये क्या है? तो एंड्रॉयड ही है, पर इनके नाम क्या है? अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। वो डिस्ट्रीब्यूशन किस बिहाफ पे अलग अलग है कि किस कंपनी ने उसको बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे यूनिक्स के बारे में पूछा गया था
तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन देखो यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ दे रखी है विंडोज़ 1.0। ये मैंने आपको बताया था जब आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, और ये हमारे पास क्या था, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शेल था, जो किसके लिए बनाया गया था, हमारे पास जो एम एस डोस है उसके लिए इसको बनाया गया था। तो ये चीज़ हमने आपको पहले बताई थी, और ये कब आया था, एम एस जो विंडोज़ 1.0 है ये आपका आया था 1985 में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बाकी आपको पता ही है विंडोज़ के जो फाउंडर हैं वो कौन है, सर हमारे पास जो बिल गेट्स हैं, ठीक है, ये क्या इनके फाउंडर हैं। तो बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो कंपनी का नाम ही क्या है, हमारे पास विंडोज़ है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। 1985 में आया था, बिल गेट्स ने इसको बनाया था। देन हम आगे प्रोसीड करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू ब्रिज द ग्रोइंग स्पीड गैप बिटवीन अल्ट्रा फास्ट स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, एंड द स्लोअर मेन मेमोरी रैम, आईबीएम इंट्रोड्यूस्ड अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लेयर इन अ सिस्टम 362 या फिर 360 मॉडर्न 85 968, व्हाट इज़ द मेमोरीज कोड। यहाँ पे सिंपली बात करिए, एक्चुअल में क्या था, जब आप बात करते हो ना, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है कि जब हम थर्ड जनरेशन में गए थे तो हमने ये चीज़ देखी थी कि सर जो हमारे पास सीपीयू है, जो हमारे पास सीपीयू है वो क्या है, काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी मेन मेमोरी होती है उससे काफ़ी। मेन मेमोरी हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। सिंपल बात है कि हमारी मेन मेमोरी और जो हमारा सीपीयू है उसमें क्या हो रहा है कि मतलब सीपीयू हमारा काफ़ी जल्दी 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 काम ख़त्म कर दे रहा है, पर जो मेन मेमोरी से डाटा लेकर आना ये करना ये टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसी गैप को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, बेसिकली वो लिखा है ना कि आईबीएम इंट्रोड्यूस अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लेयर इन सिस्टम 360। जो मतलब सिस्टम 360 हमने पहले भी डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया है कि आईबीएम के द्वारा ही सिस्टम बनाया गया था। ओके, इसके अलावा मॉडर्न 85 था इसका, वो 1968 में आया था। तो ये मेमोरी कौन थी जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस होगी थी, तो वो आपकी कौन सी मेमोरी आ जाती है, कैशे मेमोरी आ जाती है। और तभी हम बोलते हैं कि कैशे मेमोरी यूज़ ही क्यों जाती है। एक तो कैशे मेमोरी काम क्या करती है, जो फ्रीक्वेंट डाटा होता है जो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं उसको ये सेव करके रखती है अपने अंदर, एक काम तो ये करती है। सेकंड काम ये काम करती है कि जो हमारे पास सीपीयू और जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है, इन दोनों में जो आप ऐसे समझ लो कि मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, सीपीयू को कोई रिक्वायरमेंट है डाटा की, वो अगर मेन मेमोरी के पास जाएगा तो वो टाइम वेस्ट होता है उसका, उसको डाटा इतनी फास्टली चाहिए होता है। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए, बीच में एक मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दी। वो कौन सी मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दी, कैशे मेमोरी। अब क्या होता है, सीपीयू जब भी रिक्वेस्ट करता है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है कैशे के पास। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि डायरेक्ट वो मेन मेमोरी के पास रिक्वेस्ट भेजता है। सबसे पहले सीपीयू रिक्वेस्ट किसको भेजता है, हमेशा आपकी कैशे को भेजता है। वो कैशे में चेक करता है कि जो उसको डाटा की रिक्वायरमेंट है वो कैशे में अवेलेबल है कि नहीं है ना। जैसे अवेलेबल होती है तो उसको वो क्या बोलता है, उसको बोलता है हिट, कि वो मुझे डाटा मिल गया। अगर डाटा उसको नहीं मिलता है तो वो वहाँ पे क्या एक कंडीशन बन जाती है मिस, कि डाटा उसको नहीं मिलता। हिट मिल गया तो कुछ नहीं है, वो डाटा किसके पास चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा। जब भी मिस होता है तो वो क्या करता है, सीपीयू फिर रिक्वेस्ट भेजता है किसको, आपकी जो आपके पास रैम होती है, रैम इन द सेंस आप इसको क्या बोलते हो, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी के पास वो रिक्वेस्ट भेजता है, फिर रैम से वही डाटा किसके पास जाता है, आपके सीपीयू के पास जाता है। ऐसे करके जो सारे स्टेप्स होते हैं वो फॉलो होते हैं जब आप बात करते हो सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में कैसे, मतलब कैशे जो आपकी मेमोरी होती है वो कैसे वो वर्क करती है। बाकी कैशे मेमोरी की ये सारी चीज़ हमने पहले भी चलो डिस्कस की हैं। बाकी कैशे को हम क्या बोलते हैं, जो कैशे है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है कि जो आपका कैशे होता है वो कौन से प्रिंसिपल या फिर किस सिद्धांत के ऊपर वो काम करता है। तो आपने याद रखना है ये काम करता है रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी के ऊपर, रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी के ऊपर ये क्या करता है, काम करता है। वो क्या करता है, बेसिकली वही चीज़ देखता है जिसकी सीपीयू ने डिमांड करी है, वो अपने अंदर देखता है कि वो डाटा मेरे पास है, अवेलेबल है कि नहीं है। अगर डाटा उसके पास अवेलेबल है वो, तो वो डाटा सीपीयू को भेज देता है, नहीं होता तो वही, मगर हिट है तब तो ठीक है, वो डाटा सीपीयू को दे देता है। जब मिस चला जाता है तो सीपीयू फिर रिक्वेस्ट किसको देता है, हमारे आगे फर्दर मेन मेमोरी को देता है। क्योंकि ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे कहाँ चलते हैं, मेन मेमोरी के ऊपर ही चलते हैं। तो एज पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं साथ साथ में, ताकि आप देख पाओगे कि फोर्थ जनरेशन आते आते जो आप नॉर्मल अपना सिस्टम देखते हो वो उस टाइम तक आ गया था, फोर्थ जनरेशन तक वो आ गया था। स्टार्टिंग में हमने देखा था जो हमारे रूम थे, मतलब जो कंप्यूटर थे वो एक कमरे के बराबर थे, रूम रूम के बराबर थे। सेकंड जनरेशन में वो हमारे रह गए एक अलमीरा के जितने। थर्ड जनरेशन में वो रह गए हमारे रेफ्रिजरेटर के साइज़ के जितना, जैसे हमारा नॉर्मल घर में फ्रिज जो होता है ना उतना वो रह गए थे। और रेफ्रिजरेटर मतलब जो आप देखते हो ना सिस्टम 360 की काफ़ी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, और ये
किस में बिलोंग करता है, थर्ड जनरेशन में ये बिलोंग करता है। वैसे ही जैसे आप फोर्थ जनरेशन में आगे जाएंगे तो वही सिस्टम आपके कितने हो जाएंगे जो आप नॉर्मली देखते हो ना, तो उतना साइज ऑफ सिस्टम आपका आ जाता है। तो इस टाइम पे देखो हमारे पास जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो साइज़ तो कम हो रहा है, प्लस जो इसकी एफिशिएंसी है, प्लस जो सिस्टम की हमारी स्पीड है वो भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हमें कुछ मैकेनिज़्म ऐड ऑन करने पड़ते हैं ताकि जो एक डिफरेंस रह जाता है, क्योंकि रजिस्टर हमारे मतलब सीपीयू जो हमारे पास है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो सीपीयू का जो फास्टेस्टनेस है उसको एक तरीके से टैकल करना, या फिर उसको एक तरीके से हमेशा, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी सेकंड जनरेशन में ही, कि जब भी जो हमारे सीपीयू होता है इसको हमें कभी भी फ्री नहीं रखना होता है, मतलब कभी भी आइडल नहीं रखना होता है। टेक्निकल टर्म में इसको आइडल बोलते हैं। सीपीयू को कभी भी हमें आइडल नहीं रखना होता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ काम देना ही होता है। तो इसी गैप को ख़त्म करने के लिए जो मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई थी वो हमारी कैशे मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, इनको आपने समझना होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं हम। इन 1969 द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फंडेड द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क टू कनेक्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री कंप्यूटर। यहाँ पे हुआ क्या था, 1969 में ना एक नेटवर्क आया था। इस नेटवर्क का नाम क्या था बेटा, इस नेटवर्क का नाम था आपका आरफानेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप नोट कर लेना। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन ही है कि उसी के बारे में बात की है। द थर्ड जनरेशन माइलस्टोन डायरेक्टली एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट। यही क्या बना था, जैसे हम बोलते हैं ना पूर्वज था जो आज हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क कौन था, वो आपका आरफानेट था। कब आया था ये, 1969 में आया था। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, बेसिकली जो आपके पास यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसने क्या किया था, फंड किया था। इसके थ्रू से क्या हुआ था, सबसे पहला एक नेटवर्क बना था, उसका नाम क्या था, आरफानेट। आरफानेट जो आपने नोट करना है पॉइंट, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक तो आपने आरफानेट नोट करना है, 1969 में आया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, इसको आप लिख लेना, एडवांस्ड रिसर्च। मैंने आपको ये चीज़ पहले बोली, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, जो मैं चीज़ें पॉइंट बोलता हूँ ना वो आपने नोट कर लेना है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एजेंसी हम क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क हम इसको बोलते हैं। ये आपने पॉइंट नोट करना है। बाकी कब आया था, 1969 में आया था। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम फर्स्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हो वर्ल्ड का हमारे पास क्या था, फर्स्ट नेटवर्क। एक ये पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपने नोट करना है। देन इसके अलावा ये आपने याद रखना है, जब आपका आरफानेट था सर, ये किस नेट उसके ऊपर काम करता था, मतलब किस टाइप की कनेक्टिविटी के ऊपर ये काम करता था, तो ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता था। ये भी एक बार एग्जाम पूछा गया था। ठीक है, पैकेट स्विचिंग के ऊपर ये काम करता है। जो आप नॉर्मल अभी देखते हो ना, जैसे आप, मैंने आपको ओएसआई पढ़ाया था, तो वैसे ही मैंने आपको नेटवर्क लेयर के बारे में बताया। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो एक वीडियो होगी हमारी ओएसआई की डली हुई इसमें चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने ओएसआई के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा थर्ड नेटवर्क होता है, या फिर थर्ड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, वो कौन सी लेयर होती है, वो हमारी नेटवर्क लेयर होती है। और नेटवर्क लेयर के ऊपर ये होता है क्या है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी डाटा आप रिसीवर को भेज रहे हो, वो किस फॉर्मेट में जाता है, वो पैकेट की फॉर्मेट में जाता है। तो जो पैकेट स्विचिंग का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले कहाँ पे, किस नेटवर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था या फिर टेस्ट किया गया था, तो वो आपका आरफानेट था। और किसने बनाया था, बेसिकली 1969 में आरफानेट। ये हमारे हमेशा याद रखना है, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा, डिफेंस का था। ओके, इनके द्वारा क्या किया था, फंडेड किया गया था कि आप एक नेटवर्क बनाओ जिसके थ्रू क्या कर पाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन है एक जगह से आप दूसरी जगह उसको भेज सकते हो। और इस टाइम पे हुआ क्या था, जो अकेडमिक और मिलिट्री जो सिस्टम थे उनमें इसको क्या किया था, एक तरीके से यूटिलाइज किया गया था। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन हार्डवेयर कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन। देखो यहाँ पे बात करिए कि थर्ड जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपका सेकंड, मतलब सेकंड जनरेशन के कंसेप्ट में आपका थर्ड जनरेशन के हार्डवेयर में क्या खूबियाँ हैं। वो लिखा है, दूसरी पीढ़ी की तुलना में तीसरी पीढ़ी के हार्डवेयर की एक पूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखो क्या उसकी विशेषता है, आपको सभी को पता है। एक तो क्या होता है, जैसे हम किसी भी जनरेशन में आगे जाते हैं, जैसे आप फर्स्ट से कहाँ गए, सेकंड में गए, सेकंड से जैसे आप थर्ड में जाएंगे, तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हीट था, मान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में आपका हीट मान लेते हैं कितना था, 100 डिग्री तक पहुंच जा रहा था। सेकंड जनरेशन जैसे हम शिफ्ट हुए तो उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर था, मान लेते हैं वो कितना हो गया अभी, 50 डिग्री तक कम हो गया, मतलब 50 डिग्री कम हो गया। वैसे आप थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो वो गैप और कम हो जाएगा, वो 25 डिग्री तक रहेगी आपका टेम्परेचर वगैरह। तो वही चीज़ होती है कि जैसे जैसे आप जनरेशन में आगे बढ़ते हो, उससे क्या होता है, एक तो आपकी सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है
वहाँ पे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है वहाँ पे हीट भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, आपने क्या करना है, अपने घर का जो बल्ब होता है उसको ऑन कर लेना है। देन आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर वैसे रहने देना है। फिर थोड़ी देर बाद आप उसको बल्ब को टच करने की ट्राई करना, मतलब टोटली टच मत करना, थोड़ा गैप ही रखना हाथ को। फिर बोलोगे सर आपने बोला हमने टच किया और हमारा हाथ जल गया, है ना। तो हाथ क्यों जलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने के साथ क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी हीट भी जनरेट होती है। एक तो लाइट, तो आपको पता है लाइट तो ग्लो होती है, पर लाइट के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर कुछ ना कुछ हीट, हीट भी क्या होती है, वो जनरेट होती है। तो इसी वे में क्या बोला गया है, क्योंकि अगर फर्स्ट जनरेशन की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आपके जो कंप्यूटर थे वो एक बड़े बड़े हॉल के जितने थे, मतलब एक बड़ा कमरे के जितना थे। तो जितना बड़ा कमरा उसको मेंटेन करना, उसमें पावर देना, तो जितना पावर दोगे उतने आपको हीट जनरेट होती है ना। तो वैसे ही जैसे सेकंड जनरेशन मैंने बताया कि जो एक कमरे से हमारा जो सिस्टम था वो किस में हो गया, सर एक हमारे पास अलमीरा के जितना हो गया। जैसे आप घर में आपकी अलमीरास लगी थी ना, लंबी लंबी छोटी छोटी, तो उतना क्या बन गया, सेकंड जनरेशन में हमारे कंप्यूटर का साइज़ बन गया। तो जहाँ पे पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं कि हमें पड़ रही थी 100 किलोवाट की पड़ रही थी, वहीं पे सेकंड जनरेशन में मान लेते हैं हमारे पास कितनी बढ़ेगी, 50 किलोवाट की पड़ेगी। तो जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जितनी हमारी एनर्जी लगेगी, उसके बिहाफ पे ही उतनी लेस अमाउंट ऑफ क्या होता है, हीट हमारा जनरेट होता है। तो इसी क्वेश्चन को संदर्भ में रखते हुए, तो अब आप इस क्वेश्चन को फिर से रीड करो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज फिजिकल साइज। देखो फिजिकल साइज नहीं हमारा इंक्रीज हुआ था, हमारा डिक्रीज हुआ था। देखो हमारा क्या हो रहा था, पहले एक हॉल से हमारे पास क्या हो गया, एक अलमीरा जितना, अलमीरा से हमारा रेफ्रिजरेटर जितना, मतलब हमारा साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इंक्रीज तो नहीं है। सेकंड लिखा है ट्रिमेंडस रिडक्शन इन हीट जनरेशन एंड पावर कंजप्शन। देखो यहाँ बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो आपको मैंने चीज़ समझाई ना, वही यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगी कि जो आपकी गर्मी उत्पादन और बिजली की खपत में भारी कमी होगी, है ना, एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे आप जनरेशन में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे ही क्या होगा आपका, एक तरीके से एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी। एनर्जी कम कंज्यूम होगी तो हीट भी आपकी कम जनरेट होगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपने और भी याद रखना है ना। फर्स्ट सेकंड आपने नोट कर लिए, थर्ड आपने याद रखना है कि जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे जाते हैं तो जो हमारे पास बेटा एफिशिएंसी होती है, जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो भी हमारी क्या होती है, बढ़ती रहती है। एफिशिएंसी इन द सेंस कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो मान लेते हैं 100 काम, मैंने उसको कोई 100 काम दिया तो वो सिर्फ 100 काम ही कर सकता था 1 सेकंड के अंदर। वही हमारे सेकंड जनरेशन के सिस्टम थे, वो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 10,000 काम कर लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। वही हमारे जो थर्ड जनरेशन है वो मान लेते हैं 1 लाख के अप्रोक्सीमेट काम कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रही है। एफिशिएंसी इन द सेंस कि एक तो स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड के साथ उसकी जो एफिशिएंसी है कि कितना करेक्टली वो काम कर पा रहा है, वो भी साथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देन हमारे पास तो थर्ड क्या है, रिलायंस ऑन फिजिकल पंच कार्ड। देखो पंच कार्ड तो था ही नहीं यहाँ पे, थर्ड जनरेशन में मैंने आपको यही बता दिया था। यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर एंड कीबोर्ड हमारे आगे थे इस टाइम पे। देन हमारे पास इनएबिलिटी टू सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रन। देखो फोर्ट्रन वगैरह जो आए थे ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज तो इनएबिलिटी टू सपोर्ट है, ठीक है। इनएबिलिटी टू सपोर्ट यहाँ पे रॉन्ग आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो आपकी थर्ड जनरेशन जो मशीन्स थी वो परफेक्टली सपोर्ट करती थी जितनी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो यहाँ पे इनएबिलिटी जो शब्द दे रखा है वो गलत है। अदरवाइज तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बन जाती है, पर यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड टू फोर्थ जनरेशन इज मार्क्ड बाय रिप्लेसिंग मैग्नेटिक कोर मेमोरी। देखो मैग्नेटिक कोर मेमोरी से क्या होता है, आप फोर्थ जनरेशन में गए थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी से क्या कहाँ पे गए आप, सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब ये भी आपने याद रखना है कि जब आप थर्ड जनरेशन की बात करते हो तो उस टाइम पे आप मैग्नेटिक कोर मेमोरी की ही बात करते हो। पर फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, वहाँ पे आप किस में शिफ्ट हो गए, बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरी में आप शिफ्ट हो गए। Which specific 1970 Intel chip is famous for being the first commercially successful dynamic RAM? तो सबसे जो फर्स्ट पॉपुलर डायनेमिक रैम कौन सी है। देखो यहाँ पे बात करिए रैम की, ये याद रखना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हम जब पढ़ाते हैं या फिर कुछ करते हैं तो जो डाउट्स आते हैं वो किस टाइप के डाउट आते हैं, वो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंटेल का 4004। पर देखा यहाँ पे इंटेल 4004 मैंने आपको क्या बताया था, बेटा ये 1971 में आया था और ये क्या था, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ये।
ना कि यहाँ पे डायनेमिक रैम की बात करी। ये कोई मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। तो इंटेल का जो 4004 था, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, ये आपने याद रखना है। और ये कितने बिट का था, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया, पर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं दिखा वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये 4 बिट का आपके पास माइक्रो प्रोसेसर था, है ना? तो ये कुछ पॉइंट आते हैं, पर यहाँ पे बात करिए डायनेमिक रैम की। तो फर्स्ट कमर्शियल डायनेमिक रैम जो इंटेल के द्वारा 1970 में लॉन्च की गई थी, तो वो कौन थी आपके पास? तो उसका नाम था इंटेल। ये आप बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इंटेल का हमारे पास क्या थी? 1103। ओके, ये क्या थी बेसिकली हमारे पास? आपने याद रखना है, ये हमारे पास सर 1 किलोबिट की थी। 1 किलोबिट की हमारे पास डी रैम चिप थी। अभी आप बोलोगे सर 1 किलोबिट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मली आजकल के फ़ोन में ही 8 8 GB, नौ नौ मतलब 8 8 8 GB, है ना? मतलब 4 GB तो नॉर्मल है अब आजकल के टाइम पे। 4 GB, 8 GB, है ना, 16 GB, तो वो नॉर्मल है हमारे पास। तो उस टाइम पे देखो जो फर्स्ट जब आई थी, अब ये बात करें हम 1970s की, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? फर्स्ट जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी बनाई गई थी इंटेल के द्वारा, वो कितने बिट की थी? 1 किलो बिट की थी, और उसका नाम क्या था? बेसिकली इंटेल 1103। अब याद रखना है कि ये हमारे पास जो चिप थी ये काफ़ी फास्ट थी और काफ़ी मतलब चीपर थी एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ओके, तभी हमने कि यही चीज़ मैंने तभी आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे बताई कि जैसे आप थर्ड से फोर्थ जनरेशन में गए, तो थर्ड जनरेशन की जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी वो थोड़ा कॉस्टली पड़ती थी, तो उससे शिफ्ट हो गया हम किस में? सेमी कंडक्टर मेमोरी में। तो कल को अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, बेटा बताओ मुझे कि जो हमारे पास वर्ल्ड की फर्स्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि मुझे बताओ फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुली डायनेमिक रैम इंट्रोड्यूस बाई, तो आप बोलेंगे सर इंटेल। अच्छा बेटा बताओ कितने स्टोरेज उसमें थी, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 1 किलोबिट वहाँ पे स्टोरेज थी। अच्छा, थर्ड पॉइंट आप मुझे ये बताओ कि जो आपके पास डायनेमिक रैम जिसको आप नॉर्मली रैम बोलते हो, उसका एक तरीके से इंटेल चिप कौन सी थी उसमें? स्पेसिफिक चिप कौन सी थी उसमें? तो आप बोलेंगे सर इंटेल 1103। तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देन हमारे पास देखो यहाँ पे बाकी, ये तो आपको पता है, ये मोटरोला जो 6800, जेलोंग Z80, ये दोनों हमारे पास 8 बिट के हैं। ये आप जब आप 90s 70s में चले जाते हो ना, तो वहाँ पे ये मतलब माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं, और ये हमारे पास 8 बिट के थे दोनों माइक्रो प्रोसेसर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन 1970 स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट निकोलस वर्थ डेवलप्ड अ हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन टू टीच स्टूडेंट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, व्हाट वाज इट नेम? अब देखो क्वेश्चन घुमा के इतना लंबा इसलिए लिखा जाता है ताकि सारे पॉइंट आपके एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। 1979 में स्विस में रहते थे वो पर्सन, उनका नाम क्या था? निकोलस वर्थ। अब देखो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैं बोल दूं कि ऐसे कौन से स्विस में रहने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी, उस लैंग्वेज का नाम था पास्कल। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? निकोलस वर्थ इसका राइट आंसर बन जाएगा, है ना? क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट तो वही रहती है, जो आपने लिखा होता है वो चीज़ें वैसी ही रहती हैं, पर कैसे उसको घुमा के पूछना है, कैसे कन्फ्यूज़ करना है बच्चों को, वो एग्जामिनर के हाथ में होता है। बस आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, होना है। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको ये याद रहेंगी। 1970s में कंप्यूटर साइंटिस्ट जो स्विस से बिलोंग करते थे, निकोलस वर्थ, इन्होंने एक प्रोग्रामिंग बनाई थी, लैंग्वेज बनाई थी। किस टाइप की लैंग्वेज है ये? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो भी कुछ आप लिखोगे उसको, उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, आप उसी स्ट्रक्चर में उस लैंग्वेज को लिखोगे। तो इससे क्या होता था, जैसे हमने कोई एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बना दिया, बच्चों को बोला कि ये लैंग्वेज है, आपने कुछ भी लिखना है इस स्ट्रक्चर के अंदर, जो मर्जी लिखो, अपनी कोडिंग करो, जो आपने करना है करो। इससे क्या होता था, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी, हम कंप्यूटर को कैसे कोड करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज थी सबसे पहले किसने बनाई थी? निकोलस वर्थ ने बनाई थी, और किसका नाम क्या था? पास्कल इसका नाम था। तो आपने याद रखना है बेसिकली जो पास्कल है ये इन्होंने रखा है किसके नाम के था? ये बोलते थे कि इनका मतलब काफ़ी ऐसे बोलते हैं ना कि एक तरीके से गुरु मानते थे किसी को, है ना? तो ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ना हमारे पास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्या नाम था इनका? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल इनका नाम था, जिन्होंने क्या डिवाइस बनाया था हमारे पास? पास्कल लाइन भी बनाया था। ये हमने सारी चीज़ें जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो जनरेशन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वहाँ पे ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं कि फ्रेंच से वो बिलोंग करते थे। ब्लेज पास्कल उनका नाम था। पास्कल लाइन मशीन या फिर पास्कल लाइन जो कैलकुलेटर था वो इनके द्वारा बनाया गया था। तो इन्हीं के नाम पे क्या किया था उन्होंने, जो पास्कल लैंग्वेज थी वो बनाई थी। किसने बनाई थी? निकोलस वर्थ ने वहाँ पे बनाई थी।
ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछी जाती हैं। बाकी पाइथन तो आपको सभी को पता है, ये 1991 में आई थी जब आपकी 5th जनरेशन आपकी स्टार्ट हो गई थी कंप्यूटर की। तो यहाँ पे जो पाइथन जो लैंग्वेज हुई थी, बनाई किसने थी? गार्डियो। क्योंकि ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे रिवीजन है, मेन मोटिव तो यही है कि जितना आप रिवाइज हो जाए आपको उतना प्लस पॉइंट है। बाकी एडा, तो एडा बेसिकली ये क्रिएट हुई थी 1980 में, यूएस मतलब जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसके उनके द्वारा ये लैंग्वेज बनाई गई थी, एडा लैंग्वेज। और ये अब आपको ये तो चीज़ पता ही है, एडा किसका नाम था? एडा एक हमारे पास फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था किसके लिए? सर जो हमारे पास चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था उसके लिए इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखा था। तभी हम इनको क्या बोलते हैं, एडा लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड या फिर फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। देन अब यहाँ पे क्योंकि एडा जो लैंग्वेज थी ये बेसिकली 1980 में बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाया गया था इसको? यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था। इसको आप पूरा लिखना है ना, यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। और इन्होंने ये लैंग्वेज का नाम किसके, मतलब होता है ना किसको, मतलब किसको उपलक्ष्य करके लिखा हुआ है या फिर किसके संदर्भ में इस लैंग्वेज का नामकरण किया हुआ है, तो उनका नाम क्या था? एडा लवलेस। और ये क्या हमारे पास फर्स्ट या फिर वर्ल्ड की हमारे पास फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। और ये क्या थी? चार्ल्स बेबेज हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर है ना, उनकी स्टूडेंट थी ये एडा लवलेस। तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। बाकी रूबी जो लैंग्वेज हमने पहले डिस्कस किया, ये 1995 में आई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे आपने नोट करने हैं पॉइंट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग द मैसिव सक्सेस ऑफ PDP-8, जिसको हम डेक बोलते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि जो आपका PDP-8 है वो किसने बनाया, तो वो सर डेक कॉर्पोरेशन ने बनाया है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके अलावा रिलीज्ड एन इवन मोर फेमस 16-बिट मिनी कंप्यूटर इन 1970। देखो ये तो आपको पॉइंट नोट हो गया कि PDP-8 किसने बनाया है? डेक ने बनाया है। पर डेक ने क्या किया है, वो जो सिस्टम था उसका एक एडवांस वर्जन उन्होंने बना दिया। कितने बिट का बना दिया? 16 बिट का बना दिया। कब बनाया था बेटा आपके पास? ये 1970 में बनाया था। इट वॉज सो इन्फ्लुएंस दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अर्ली यूनिक्स वर हैविली डिवेल्प्ड ऑन इट। विच मशीन इट वॉज? हुआ क्या था कि ये चीज़ मैंने आपको ये बताई थी। सी लैंग्वेज आपकी किसने बनाई थी बेटा? डेनिस रिची ने बनाया था। और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये किसने बनाया था? कैन थॉम्सन ने इसको बनाया था। कैन थॉम्सन ने क्या किया था, इसको बनाया था। किसको? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब क्या था, क्योंकि इसको बनाने के लिए उनको कोई ना कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर ही लैंग्वेज अपनी बनाएंगे, किसी न किसी कंप्यूटर के ऊपर ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके ऊपर, या फिर ऐसा कौन सा मिनी कंप्यूटर था जिसके ऊपर ये काम हुए थे? तो आपने याद रखना है, इसलिए हमारे पास PDP-11 था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर किसी एग्जामिनर को डीप में ही कोई क्वेश्चन पूछना है ना, मतलब काफ़ी गहराई में जाके क्वेश्चन पूछना है, वो ये नहीं पूछेगा कि सी लैंग्वेज किसने बनाई थी। वो ये पूछ लेगा कि जो मिनी कंप्यूटर था जिसके ऊपर सी लैंग्वेज को बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था PDP-11, है ना। तो ये आप कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको नॉर्मली कहीं बुक पे नहीं देखने को मिलते हैं, पर आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। PDP-11 था, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही इसकी वजह से हुआ था, क्योंकि जो इसका इंस्ट्रक्शन सेट था, और एक तो इसमें काफ़ी अच्छा इंस्ट्रक्शन सेट था। इंस्ट्रक्शन सेट आप ऐसे समझ सकते हो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंस्ट्रक्शन सेट ऐसे होते हैं जिसमें मतलब आपको एक प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट दे दिया जाता है, जिसको आप यूज़ करते करते अपना जो है प्रोग्राम या फिर अपना जो कोड है या फिर कुछ भी आपको चीज़ें बनानी है वो आप बना सकते हो। तो PDP-11 में इंस्ट्रक्शन सेट काफ़ी अच्छा था। सेकंड इसकी खूबी ये थी कि काफ़ी मतलब लोवेस्ट, इसका जो कॉस्ट थी वो काफ़ी लोवेस्ट थी, ठीक है, लोवेस्ट इन कॉस्ट, है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपने नोट करने होते हैं एज पर हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर। देन हमारे पास जैसे वैक्स 11 दे रखा है, तो वैक्स 11 भी डेक के द्वारा ही बनाया गया था, पर ये आपका 32 बिट का था, है ना। इसको भी आपने नोट कर लेना, ये आपका कितने का था? 32 बिट का। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में चलो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पर जैसे कई बार डीप में कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि वैक्स 11 था किसने बनाया था? डेक ने ही बनाया था, है ना, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आपने याद रखना है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। और ये कब बनाया गया था? तो सर हमारे पास 1977 के आसपास इसको बनाया गया था। और ये हमारे पास कितने बिट का था? हमारे पास सर ये 32 बिट का था।
IBM जो हमारे पास PDP-11 है, ये मैंने बता ही दिया, ये हमारे पास कितने बिट का था, 16 बिट का था। बाकी इसके अलावा IBM सिस्टम 3 है ना, तो ये बेसिकली पंच कार्ड के ऊपर उस टाइम पे काम करता था, उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बाकी अल्टेयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अल्टेयर ये क्या था, अल्टेयर 8800 वॉज द मिनी सॉरी माइक्रो कंप्यूटर किट था ये। आपने याद रखना ये क्या हमारे पास था, माइक्रो कंप्यूटर की किट थी, ठीक है। जिनको बेसिकली कंप्यूटर के बारे में सीखना है या फिर कुछ समझना है कि कंप्यूटर कैसे हमने बनाया था, कैसी चीज़ें चलती हैं। जैसे आजकल बच्चों में प्रोजेक्ट आते हैं ना कि कुछ आपको साइंस प्रोजेक्ट आते हैं या फिर कोई भी एक्स कोई प्रोजेक्ट आते हैं, बच्चे अपने प्रोजेक्ट करते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट लेते हैं और उनको जोड़ते हैं आपस में, फिर उसकी वर्किंग देखते हैं। तो वैसे ही हमारे पास अल्टेयर जो 8800 था, ये भी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की किट थी। मतलब अगर बच्चों को बताना था कि जो मतलब उस टाइम पे साइंटिस्ट को अगर बताना था या फिर समझाना था कि कंप्यूटर में कैसे कनेक्शन दिए गए हैं, कैसे वो वर्क होता है, कैसे उसमें इनपुट देते हैं, कैसी उसकी आउटपुट आती है, तो वो बताने के लिए एक माइक्रो कंप्यूटर किट थी। वो कौन थी आपके पास, अल्टेयर 8800। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज बिजनेस स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर। यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो बिजनेसेस थे वो कंप्यूटर की हेल्प से स्टार्ट हो गए थे। इन इंटर रिलेटेड फाइल सिंपल टेप सीक्वेंस वर नो लॉन्गर इनफ। अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपका डाटा था वो आप किस वे में चेक करते हो, उसको आप सीक्वेंशली एक्सेस करते हैं जब आप हिस्ट्री की बात करते हो। कि अगर आपको मान लेते हैं कोई डाटा आपके पास सपोज कर लो आपका डाटा नंबर 5 पड़ा है, 1 2 3 4 5, आपका डाटा फिफ्थ लोकेशन पे पड़ा है। मान लेते हैं आपको 10 चाहिए, 10 कहाँ पे पड़ा है, फिफ्थ लोकेशन पे पड़ा है। और सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस में जब भी आपको कोई डाटा लेना होता है तो आपको सीक्वेंस में चलना पड़ता है। मतलब आप पहले 1 पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे, फिर 4 पे जाओगे, देन आप 5 पे जाओगे। तो जब आपको ये डाटा मिल जाएगा तब आप इस डाटा को भेज दोगे CPU के पास। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। पर जब जैसे जैसे हम एक तरीके से जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड जनरेशन में हाफ जैसे में जैसे हम पहुंच गए हैं, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सीक्वेंशियल एक्सेस काफ़ी स्लो काम कर रहा था। और हमें क्या चाहिए था, हमें जब कोई बिजनेस हम यूज़ करते हैं, कोई भी हम बिजनेस बनाते हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, यही रहता है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है वो मुझे काफ़ी जल्दी रिट्रीव हो जाए, जल्दी मुझे मिल जाए। तो उस चीज़ को एक तरीके से बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1960 में क्या हुआ, डाटा को एफिशिएंटली स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना और उसको मैनेज करना। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ, तो ये हमारा पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ DBMS। क्योंकि DBMS काम ही क्या करता है, DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो आपका डाटा था वो मतलब ऐसे बिखरा बुखरा पड़ा था, मतलब कभी आपको फाइल मिल रही है, कभी आपको नहीं मिल रही है, तो उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ना, उस कॉम्प्लेक्स डाटा को ऑर्गेनाइज करना। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें जितना डाटा ऑर्गेनाइज होता है उतना ही वो एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से पॉसिबल हुई थी, हमारी DBMS की हेल्प से हुई थी। और आपने याद रखना है कि जब आपके 1960s में जो आपके पास DBMS जब आ गया था, तो DBMS का बर्थ किसने दिया था, इनका नाम था चार्ल्स बैचमैन। चार्ल्स बैचमैन है ना। इन्होंने बेसिकली एक आईडी बनाई थी, मतलब इसको बोलते हैं, मतलब एक इंटरफेस बनाया था जिसकी हेल्प से क्या होता था, जो डाटाबेस है उसको मैनेज किया जाता था उस टाइम पे। इसमें क्या करते थे, चार्ल्स बैचमैन ने बोला था कि जो आपके पास DBMS का सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे आप अपना जो डाटा होता है उसको आप स्टोर करो और आप क्या करो, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, जो भी आपको कोई क्वेरी देनी है आप कमांड दो, क्वेरी बोल लो या फिर कमांड बोलो, कोई भी आप कमांड वहाँ पे टाइप करो, उस कमांड के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होके वापस मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें जो एक हमने पॉइंट और पढ़ा था, क्योंकि स्टार्टिंग तो चलो इन्होंने की थी DBMS की, पर एक कंसेप्ट आता है RDBMS का, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम इसको बोलते हैं। ये किसने बनाया था, ये आपके पास EF कोड या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एडगर F कोड भी हम इनको केवल बोल देते हैं। तो ये कंसेप्ट इनके द्वारा क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। और ये कब आया था, ये 1970 में आया था। देखो एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन इंटरलिंक हो जाते हैं। अगर हम DBMS की बात करते हैं तो एडगर एफ कोड ने 1970s में DBMS लॉन्च कर दिया था। वही 1971 में आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, है ना। तो एक क्वेश्चन के साथ जितने आप क्वेश्चन इंटरलिंक करते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उतना ही आपका नॉलेज क्या होता है, बूस्ट होता है।
देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो वैसे तो ये होमवर्क रखा था स्टूडेंट्स के लिए, पर यहाँ पे देख लेते हैं। चलो आपका होमवर्क ही रहेगा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और ठीक है, मैंने इनको एरो बनाने के लिए बोला था, इन्होंने इसको बना दिया सिंबल को। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लेना। ठीक है, ऐसे लिखा होगा ट्रांजिस्टर, उसके बाद ये एरो लगा है यहाँ पे ना, ये सिंबल इन्होंने गलत ऐड कर दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे IC इंटीग्रेटेड सर्किट, देन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, वैक्यूम ट्यूब आपका बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना है, एरो आपने ऐड करना है। फिर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है कि व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती हो ना, तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी कैसी लग रही हैं क्लासेस, कैसा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें मुझे नीचे बताते रहा करो। बाकी PHP के रिगार्डिंग जो बच्चे कई बोल रहे हैं, तो ट्राई करूँगा मैं PHP की क्लासेज हैं उसको थोड़ा, या फिर एक ही लॉन्ग वीडियो बना के उसमें सारे ही कवर हो जाए, तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। पर अभी इतना टाइम नहीं लग पा रहा है, पर बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना जल्दी हो पाए आपको सभी को थोड़ा हेल्प मिल जाए इसमें ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बाकी भी अपनी तैयारी रखो पे अपना।